कभी आपको अपने शरीर के अंदर बग आने का डर लगा है? अगर हम सभी के अंदर कुछ न कुछ हो तो ऐसी चीज जिसकी पहचान नहीं हो सकती और वो एक अनजान ओरिजिन की हो, वो हमें एक दूसरे से नहीं मिली हो बल्कि आसमान से आई हो। बारिश की बूंदें किसी दूसरे ग्रह से हमारे लिए एक अनचाहा मेहमान ला सकती हैं। एलियन हमारे खून में घर बना रहे हैं या शायद हमारी टेक्नोलॉजी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। वो डिजिटल डेटा के पैकेट में छिपे हो सकते हैं, एक ऐसे रूप में जो हमारे लिए जीव है ही नहीं। एलियन इंटेलिजेंस शायद हमारी एक एक हरकत पर नजर रख रहा है। हमें अभी तक एक भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं मिला है, लेकिन शायद हम उन्हें गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। क्या एलियन हमारे अंदर ही है? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। लाखों करोड़ तारे तो हमारे तारामंडल में ही हैं, और ऐसे पता नहीं कई सौ करोड़ तारामंडल और हैं। हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम मानते हैं कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है, लेकिन क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही इंटेलिजेंट जीव हैं? अगर नहीं तो बाकी कहां है? अभी तक तो हम सिर्फ आसमान में ही इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे, लेकिन एलियंस का पता लगाने के लिए अब शायद हमें नीचे देखना पड़ेगा, अपनी दुनिया के अंदर, अपने शरीर के अंदर। इस शख्स के अंदर एलियन इंट्रूडर समाये हैं अभी भी। सेड्रिक फिशार्ट यूटा यूनिवर्सिटी के जेनेटिसिस्ट हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव के अंदर अनजान वायरस और बैक्टीरिया हैं, मगर सेड्रिक का ध्यान तो एक ज्यादा खतरनाक घुसपैठिए पर टिका है। मैंने उन्हें जीनोम सीक्वेंस में देखा है, ढेरों कॉपियां, मगर हम ये नहीं समझ पाए कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। इन एलियन एंटिटीज को ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं। वो डीएनए का ही भाग हैं जो चुपचाप बाहर से आते हैं और हमारी जीन में समा जाते हैं। वो हमारे जीनोम में नई नई जगहों पर कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ये रेप्लिकेशन हमारे होस्ट सेल के रेप्लिकेशन से बिल्कुल अलग होता है, और वो ऐसा हमारे सेल के रेप्लिकेट होने से कहीं ज्यादा करते हैं। वो सिर्फ इंसान के सेल पर ही हमला नहीं करते, सच कहें तो पृथ्वी के हर जीव के अंदर ट्रांसपोजॉन है। और वो कई पौधों के ही नहीं बल्कि कई जीवों के जीनोम के भी सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट होते हैं। हम उन्हें स्पेस इन्वेडर कहते हैं। हमारा डीएनए तो हमें सीधे तौर पर अपने पूर्वजों से मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और उस जेनेटिक विरासत के साथ हमें वो ट्रांसपोजॉन भी मिलते हैं जो हमारे पूर्वज के डीएनए में समाये होते हैं। समय समय पर एक नया ट्रांसपोजॉन भी बड़े रहस्यमय तरीके से अपनी जगह ढूंढ लेता है, एक स्केटबोर्ड की तरह जो अचानक ही सामने आता है और ठीक उसी तरह से दुनिया की सैर करने लगता है जैसे उसके पूर्वज करते थे। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक किसी प्रजाति की कुल आबादी के अंदर एक भी ट्रांसपोजॉन मौजूद हो। और ये ट्रांसपोजॉन इतनी अच्छी तरह से खुद को रेप्लिकेट करते हैं कि आज हमारा आधा डीएनए तो एलियन बन चुका है। जब कोई ट्रांसपोजॉन हमारे क्रोमोसोम के पार जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। इसमें एक नई चीज आ जाती है। ज्यादातर ट्रांसपोजॉन तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे खरगोश के ये कान मुझे स्केटिंग करते वक्त परेशान नहीं करते। कुछ ट्रांसपोजॉन तो बड़े मददगार भी होते हैं। सच तो यह है कि उनमें से ही एक घुसपैठिया हमारे इम्यून सिस्टम की बुनियाद है, और वो हमें वैसे ही बचाता है जैसे वो हेलमेट सेड्रिक के सिर को। ये ट्रांसपोजॉन हमारे शरीर में लाखों साल पहले समाये थे
और इन्होंने हमें एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता दी। वो पैथोजन से हमारी रक्षा करने वाला सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा होता है। अगर वो ट्रांसपोजोन नहीं होता तो शायद आज हम भी यहाँ नहीं होते। मगर ट्रांसपोजोन हमारे लिए मुसीबतें भी खड़ी कर सकते हैं। कई बार ये ट्रांसपोजोन हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे मेरी आंखों पर बंधी ये पट्टी। मैं अपना स्केटबोर्ड नहीं देख पा रहा हूँ। 100 से ज्यादा ऐसी अलग अलग जेनेटिक बीमारियां हैं जो ट्रांसपोजिशन की वजह से होती हैं। वो इतने खतरनाक होते हैं कि एक पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दें, वैसे ही जैसे कि वायरस के फैलने से महामारी फैलती है। सेड्रिक मानते हैं कि हमारे सेल में वायरस को जोड़ने पर ट्रांसपोजोन को तोड़ा जा सकता है। वो एक वायरस पर सवार हो जाएगा और फिर वो वायरस एक नए सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो वो ट्रांसपोजोन भी एक नए शख्स या एक नई प्रजाति में पहुंच जाएगा। जब वायरस अपना काम करेगा, यानी हमारे डीएनए को डिसरप्ट करेगा, तो ट्रांसपोजोन भी उसमें मिल जाएगा, फिर वहां से कभी नहीं निकलेगा। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए आखिर आया कहां से है? वो इतनी बड़ी संख्या में है, फिर भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सच कहें तो वो हमारे जीनोम का डार्क मैटर है। तो क्या ये स्पेस इन्वेडर जिन्होंने हमारे डीएनए में इतनी जगह ले रखी है, वो असल में बाहरी अंतरिक्ष से आए हैं? हमें अभी तक तो अपने सौर मंडल में कहीं और जीवन के निशान नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि डीएनए के वो एलियन हिस्से किसी बहुत दूर के स्टार सिस्टम से आए हैं। मगर एक बायोलॉजिकल चीज आखिर इतने लंबे सफर के बाद भी बची कैसे रह गई? मिशिगन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रेड एडम्स मानते हैं कि उनके पास इस सवाल का जवाब है। उनका कहना है कि पैंसपर्मिया की थियरी के मुताबिक जब किसी ग्रह से कोई उल्का या ग्रहिका टकराती है, तब जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। उस टक्कर से निकला मलबा पूरे अंतरिक्ष में फैलता है और फिर किसी और ग्रह की सतह पर जाकर जमा हो जाता है। पृथ्वी पर तो करीब करीब रेगुलर बेसिस पर ही मंगल ग्रह से उल्काएं गिरती रहती हैं। मतलब मंगल ग्रह से पृथ्वी तक तो ट्रांसफर होता ही है। लेकिन मंगल ग्रह से गिरने वाली उन चट्टानों में जीवन के लक्षण नहीं होते हैं और न ही हमारे किसी और पड़ोसी ग्रह पर ही जीवन के लक्षण नजर आते हैं। तब फ्रेड ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं वो जीव हमारे सौर मंडल के बाहर की किसी जगह से तो पृथ्वी पर नहीं आए हैं। जीवन के एलिमेंट, खासकर बैक्टीरिया जैसे जीव, किसी और जगह पर तभी ट्रांसफर हो सकते हैं जब वो किसी चट्टान के अंदर कैद हो। चट्टान उन्हें जबरदस्त ठंड, गर्मी और नुकसान पहुंचाने वाले रेडिएशन से बचाती है। उस शील्ड को इस बॉल से थोड़ा बड़ा तो होना ही चाहिए। किसी भी सौर मंडल के बीच चट्टानें तभी आ या जा सकती हैं जब वहाँ कम से कम दो चीजें हों। एक तो ये कि वो सौर मंडल अपने यहाँ से चट्टान फेंके, दूसरी ये कि उसके पास वो सौर मंडल हो जो उन चट्टानों को पकड़ सके। अगर कोई बड़ी ग्रहिका या उल्का किसी सतह से टकराती है तो उस टक्कर से इतनी एनर्जी पैदा होती है कि मलबा उस सौर मंडल के बाहर चला जाए। लेकिन वो किसी और सूरज का चक्कर लगा रहे किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचेगा या नहीं, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। अंतरिक्ष तो अनंत दूरियों तक खाली ही है, इसलिए उसके अंदर चट्टानों का एक से दूसरे सौर मंडल में जाना बहुत मुश्किल है। हमारे तारामंडल में एक से दूसरे सौर मंडल के बीच की एवरेज दूरी 4 से 5 प्रकाश वर्ष है। अगर हम एक स्पेस रॉकेट को उतनी दूर तक लॉन्च भी कर दें तो करीब 48 लाख करोड़ किलोमीटर दूर किसी ग्रह से टकराने की उसकी कितनी संभावना होगी? अगर फ्रेड की ये बात सही है तो मुमकिन है कि आज से कई 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एंशिएंट एलियन ऑर्गेनिज्म आसानी से आ सकते थे। तो क्या उन्होंने ही पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए थे? ये बायोलॉजिस्ट तो मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था और इनका कहना है कि वो शायद आज भी हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं। इनका दावा है कि इनके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे साबित होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बाहरी अंतरिक्ष के ऑर्गेनिज्म हैं। पृथ्वी पर जीवन के बीज शायद आज से कई 100 करोड़ साल पहले किसी बहुत दूर के एलियन वर्ल्ड से आए थे। लेकिन अगर जीवन के वो बीज किसी उल्का के अंदर छिप कर आए थे तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो आज भी यहां आ रहे हों?